क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मार्केट से अमीर बन जाते हैं और कुछ हमेशा लॉस ही देखते रहते हैं? क्यों आपकी मेहनत की कमाई चार्ट्स में गायब हो जाती है जबकि उसी दिन कोई और शांत बैठकर प्रॉफिट कमा लेता है? क्या मार्केट सच में अनप्रिडिक्टेबल है या हम गलत गेम खेल रहे हैं? अगर मैं कहूं, एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और उसी फॉर्मूला से राजू, जो लॉसेस से निकलकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाया। तो क्या आप सुनना चाहेंगे वो कहानी? ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये वो सिस्टम है जो आपको मार्केट का असली राज सिखाएगा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को अभी लाइक कर दो, और अगर अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दो। वेलकम टू द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। चैप्टर 1, मार्केट का सच। रात के 2:30 बजे थे। बाकी दुनिया सो चुकी थी, लेकिन राजू अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर झुका, लैपटॉप की नीली रोशनी में टाइमर की तरह ब्लिंक करते चार्ट्स को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, पेट में हल्की जलन, और दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मैं आखिर गलत कहां कर रहा हूं? लैपटॉप के कोने में प्रॉफिट लॉस का छोटा सा विंडो चमका। आज फिर माइनस। एक और दिन, एक और नुकसान। उसने ठंडी सांस ली। मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस खुला। अगले महीने की सैलरी आने से पहले बस कुछ हजार रुपए बचे थे। EMI का मैसेज भी आज तीसरी बार आया था। पार वो इग्नोर कर चुका था। राजू एक आम जॉब वाला इंसान था। वर्किंग आवर्स लंबे, सैलरी लिमिटेड, और सपने उससे भी बड़े। ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं था, एक उम्मीद थी। लेकिन पिछले 3 महीने में उम्मीद सिर्फ दर्द में बदलती जा रही थी। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया, छत को घूरते हुए खुद से बोला, मार्केट कैसे काम करता है? कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता। ठीक उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका दोस्त विवेक जॉब से थका हारा आया था। उसने राजू की हालत देखी, टेबल पर चार्ट्स, टूटे हुए कॉन्फिडेंस का बोझ, और आंखों में एक खालीपन। विवेक मुस्कुराया, अभी भी चार्ट्स घूर रहा है? राजू, मार्केट फैक्ट्स नहीं, इमोशंस को पुनिश करता है। राजू ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। भाई, मुझे लगता है मार्केट मुझे पर्सनली टारगेट करता है। विवेक ने अपने बैग से एक छोटी पतली रेड कवर वाली किताब निकाली। कवर पर लिखा था, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बाय जोएल ग्रीनब्लैट। उसने किताब राजू के हाथ में रखते हुए कहा, इसे PRH, जिंदगी बदलेगी। मार्केट को हराना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। राजू किताब के पन्ने पलटता है, पर दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, ये छोटी सी किताब क्या कर लेगी जो मैं 2 साल से नहीं कर पा रहा? विवेक धीरे से बोला, राजू, प्रॉब्लम मार्केट नहीं, हमारी अप्रोच होती है। मार्केट एवरीडे प्राइस चेंज करता है, पर बिजनेस की वैल्यू रोज नहीं बदलती। यही गेम का असली रूल है, और तुम इसे नहीं समझ रहे हो। राजू रुका। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। प्राइस और वैल्यू दोनों एक नहीं होते। उसके अंदर एक स्पार्क जगा, जैसे अंधेरे रूम में कोई मैच स्टिक जल गई हो। वो रात भर किताब के पहले कुछ पेजेस पढ़ता रहा। ऑथर सिंपल एग्जाम्पल्स देता है, और राजू के दिमाग में पहली बार क्लैरिटी आती है। मार्केट रोज पागल होता है, पर बिजनेस एक स्टेबल चीज होता है। चार्ट्स 1 सेकंड में हिल सकते हैं, पर बिजनेस की अर्निंग, वैल्यू, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स ओवरनाइट नहीं बदलते। राजू धीरे धीरे समझने लगता है, मैं प्राइस का पीछा कर रहा था, वैल्यू का नहीं। यह रियलाइजेशन उसके लिए एक इमोशनल पंच था, क्योंकि 2 साल से वह उस चीज को चेस कर रहा था जो कभी पकड़ DDDH में आती ही नहीं, प्राइस। उसने अपनी नोटबुक में पहला लाइन लिखा, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज पहली बार राजू को लगा कि शायद मार्केट उसका दुश्मन नहीं, उसका टीचर है। और यही से शुरू होती है राजू की असली जर्नी। एक ऐसी जर्नी जो उसे लॉसेस, कंफ्यूजन और फेयर से निकालकर क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और सक्सेस तक ले जाने वाली है। और अगले चैप्टर में राजू एक ऐसी स्टोरी पढ़ेगा जो उसके इन्वेस्टिंग सोच को जड़ से बदल देगी। चैप्टर 2, वैल्यू बनाम प्राइस। अगली सुबह राजू ऑफिस के लिए निकल रहा था।
रात भर नींद ठीक से नहीं आई, पर दिमाग में एक नई जिज्ञासा घूम रही थी। विवेक की वो बात, मार्केट रोज प्राइस बदलता है, वैल्यू नहीं, लगातार उसके अंदर गूंज रही थी। मेट्रो में भीड़ थी, लेकिन राजू एक कोने में खड़ा होकर किताब खोल लेता है। वह दूसरे अध्याय में जाता है और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। लेखक जोएल ग्रीनब्लैट एक बच्चों जैसी पर बेहद गहरी कहानी बताते हैं, जेसन की गम शॉप। राजू पढ़ते पढ़ते खुद जेसन की दुकान की कल्पना करने लगता है, जैसे वह उसी सड़क पर खड़ा हो। एक छोटा बच्चा जेसन एक साधारण सी च्यूइंग गम और बबल गम की दुकान चलाता है। दुकान छोटी है, सामान सस्ता है, पर लेखक बताते हैं कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसकी असली वैल्यू निकालने का एक सीधा तरीका होता है। राजू के दिमाग में जैसे कुछ रुक गया। ये वही बात थी जो उसने कभी समझी ही नहीं थी। वह आगे पढ़ता है। जेसन की दुकान साल में कितना कमाती है, कितना खर्च होता है और आखिर में बचता कितना है। बस यही अर्निंग्स हैं। इतना सरल। लेखक इस उदाहरण को जानबूझकर इतना सरल रखते हैं ताकि कोई भी मन से समझ सके कि बिजनेस की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल विज्ञान नहीं है। सही नजर चाहिए। राजू के मन में अपने पिछले 2 साल घूमने लगे। वह हमेशा प्राइस के पीछे भागता रहा, लेकिन बिजनेस को कभी बिजनेस की तरह नहीं देखा। किताब में एक लाइन ने उसे भीतर तक हिला दिया। जोएल ग्रीनब्लैट लिखते हैं, किसी बिजनेस की असली वैल्यू यह तय करती है कि वह भविष्य में कितना पैसा कमा सकता है, प्राइस नहीं, भविष्य की अर्निंग। राजू यह पढ़कर कुछ देर चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से धुंध हटा दी हो। लेखक फिर एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जेसन की दुकान को 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है और दुकान साल में 20,000 रुपए कमा लेती है, तो अर्निंग्स यील्ड हुआ 20%। राजू तुरंत अपनी जेब से नोटबुक निकालता है और लिखता है, असली वैल्यू बराबर बिजनेस की अर्निंग, प्राइस बराबर सिर्फ बाजार का मूड। उसे एहसास होता है कि वह अब तक सिर्फ प्राइस देखकर फैसले करता था। किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा तो खरीद लिया, ब्रांड बड़ा लगा तो खरीद लिया, प्राइस बढ़ रहा है तो चढ़ गया, प्राइस गिर रहा है तो डर कर बेच दिया। वैल्यू का नाम तक नहीं लिया। मेट्रो स्टेशन आने तक राजू एक ही बात सोचता रहा, अगर जेसन जैसा बच्चा अपनी दुकान की वैल्यू समझ सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऑफिस पहुंचकर वह कैफेटेरिया में बैठा रहा और लिखता गया। प्राइस और वैल्यू में फर्क ही खेल बदलता है। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे लगा कि मार्केट उतना रहस्यमय नहीं है जितना वो समझता था। यह अध्याय उसके भीतर एक नई समझ लेकर आया। बिजनेस को समझना मुश्किल नहीं, बस सही सवाल पूछने पड़ते हैं। और अब राजू अगले अध्याय में एक और बड़ा रहस्य समझने वाला था। अच्छा बिजनेस वास्तव में होता क्या है और रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे बताता है कि कौन सा बिजनेस सोना है और कौन सिर्फ दिखावा। चैप्टर 3, अच्छा बिजनेस क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल की असली पहचान। उस दिन ऑफिस में राजू थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। जेसन की दुकान वाली कहानी उसके दिमाग में घूमती ही जा रही थी। उसे लगा कि पहली बार किसी ने मार्केट को समझने का आसान रास्ता दिखाया है। लंच ब्रेक में वह अपनी प्लेट को एक तरफ रखकर किताब खोल लेता है। अब वह तीसरा अध्याय पढ़ रहा था। अध्याय शुरू होते ही लेखक जोएल ग्रीनब्लैट एक और सीधी बात कहते हैं, अच्छा बिजनेस वही है जो अपने लगाए हुए पैसे से सबसे ज्यादा रिटर्न कमा ले। राजू इस लाइन पर अटक गया। उसने सोचा, ये रिटर्न कैसे मापा जाता है और अच्छा बिजनेस दिखता कैसा है। ठीक उसी समय लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लो 2 लोग 2 अलग अलग तरह के बिजनेस चला रहे हैं। पहला बिजनेस एक साधारण सा खिलौनों का कारखाना, दूसरा बिजनेस एक छोटा पर बेहद लोकप्रिय आइसक्रीम कियोस्क। खिलौने वाला कारखाना मशीनों, कर्मचारियों, बिजली, किराए सब पर बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन साल के अंत में कमाई ज्यादा नहीं होती क्योंकि खर्च ही भारी है। दूसरी तरफ आइसक्रीम कियोस्क छोटा है, खर्च कम, पर ग्राहक बहुत हैं और मालिक अपने लगाए हुए हर 100 रुपये पर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। लेखक इसे एक सीधी लाइन में समझाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल जितना ज्यादा, बिजनेस उतना बेहतर।
राजू ने किताब बंद कर दी और अपनी प्लास्टिक की चम्मच मेज पर रख दी। उसके दिमाग में एक हल्की सी चमक उठी। तो अच्छा बिजनेस वही नहीं जो बड़ा दिखता है या मशहूर है। अच्छा बिजनेस वह है जो कम पैसा लगाकर ज्यादा कमा ले। उसने खुद से पूछा, तो मैं अब तक क्या कर रहा था? उत्तर उसे पता था। वह सिर्फ चमकदार नामों के पीछे भागता रहा। ब्रांड, पॉपुलैरिटी, न्यूज, यही सब देखकर फैसले करता रहा। लेकिन जिसने रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं देखा, वह बिजनेस को समझा ही नहीं। किताब में आगे लेखक जेसन का ही उदाहरण जोड़ते हैं। वे बताते हैं, अगर जेसन अपनी दुकान में 50,000 रुपये लगाकर साल में 15,000 रुपये कमा लेता है, तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 30% हुआ। मतलब जैसन का छोटा सा बिजनेस कई बड़े और नामी गिरामी कंपनियों से ज्यादा पैसा कमा रहा है, वह भी कम पूंजी में। राजू के दिमाग में एक झटका सा लगा। अगर इतना छोटा बिजनेस 30% रिटर्न दे सकता है, तो बड़ी कंपनियां क्यों नहीं? यही तो फर्क है। हर बड़ी कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं होती, हर छोटी कंपनी खराब नहीं होती। राजू ने अपनी नोटबुक निकाली और साफ साफ लिखा, अच्छा बिजनेस, खास उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वह सही दिशा में सोच रहा है। अब उसे पता था कि मार्केट में सही स्टॉक चुनना सिर्फ किस्मत या अंदाज का खेल नहीं है, सही बिजनेस पहचानने की स्किल है। उस दोपहर राजू ऑफिस से लौटते हुए सड़क पर चलते चलते खुद से कहता रहा, मुझे अब ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो जेसन की दुकान की तरह कम पूंजी में ज्यादा रिटर्न दें। और उसे लगा कि यह लेसन उसकी इन्वेस्टिंग की रीढ़ बनने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। अगला अध्याय राजू के सामने और भी बड़ा सच लेकर आने वाला था। अच्छा बिजनेस तो समझ आया, अब सस्ता बिजनेस कैसे पहचाना जाए। अगले अध्याय में राजू अर्निंग्स यील्ड का पहला कदम सीखेगा, वह तरीका जिससे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक बार्गेन पर मिल रहा है और कौन सिर्फ दिखावा है। यही वह मोड़ है जहां राजू की सोच इन्वेस्टमेंट की तरह और उसकी नजर एक सच्चे इन्वेस्टर की तरह बनने लगती है। चैप्टर 4, सस्ता बिजनेस कैसे पहचाने। उस दिन शाम को राजू ऑफिस से थोड़ा हल्का मन लेकर निकला। रिटर्न ऑन कैपिटल वाला पार्ट उसके दिमाग में एक नई रोशनी की तरह चमक रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि अच्छा बिजनेस वही है जो कम पूंजी में ज्यादा कमाई कर ले। पर एक सवाल अभी भी बाकी था। अच्छा बिजनेस तो ठीक, पर सस्ता बिजनेस कैसे पहचानूं? राजू को लगता था कि यह सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि सस्ती चीज को पहचानना और महंगी चीज से बचना उसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा था। रात को घर पहुंचकर वह जमीन पर बिछे पतले गद्दे पर बैठ गया। एक कप चाय बनाई और किताब का चौथा अध्याय खोल लिया। अध्याय की पहली लाइन पढ़ते ही राजू फिर अटक गया। जोल ग्रीनब्लैट लिखते हैं, बिजनेस अच्छा हो यह काफी नहीं, आपको उसे सस्ती कीमत पर खरीदना है। राजू ने खुद से कहा, यही मेरी गलती थी, मैं हमेशा महंगा खरीदता था और सस्ता बेच देता था। किताब आगे समझाती है, किसी भी बिजनेस की सस्ती या महंगी कीमत का पता अर्निंग्स यील्ड से चलता है। मतलब कितना पैसा बिजनेस कमा रहा है उस प्राइस के मुकाबले जो आप उसकी शेयर्स के लिए दे रहे हैं। लेखक जेसन की दुकान का ही उदाहरण दोहराते हैं। जेसन की दुकान कीमत थी 1 लाख रुपए, अर्निंग थी 20,000 रुपए, तो अर्निंग्स यील्ड हुआ 20%। मतलब अगर आप जेसन की दुकान खरीदते तो आपको अपने प्रति 100 रुपये की कीमत पर 20 रुपये सालाना कमाई मिलती। राजू के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वह धीरे धीरे नोटबुक में लिखता गया, अच्छा बिजनेस शीज उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल और सस्ता बिजनेस शीज उच्च अर्निंग्स यील्ड। फिर वह खुद से बोला, तो मुझे ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कम पूंजी में ज्यादा कमाए और जिसकी शेयर्स की कीमत भी जमीन से ऊपर ना गई हो। यह पहली बार था जब राजू को लगा कि इन्वेस्टिंग उतना मुश्किल नहीं जितना लोग बताते हैं। बस सही बात जाननी जरूरी है। रात गहराने लगी। बाहर सड़क पर हल्की हवा बह रही थी। कमरे में एक अकेला बल्ब जल रहा था और उसी रोशनी में राजू अपने भीतर कुछ बदलता महसूस कर रहा था। वह अपने पुराने ट्रेड्स याद करने लगा, जहां उसने सिर्फ नाम देखकर स्टॉक खरीदे, जहां उसने डर कर बेच दिया, जहां उसने बिना समझे
पैसा लगा दिया। अब उसे महसूस हुआ कि असली गलती मार्केट में नहीं थी, उसकी दृष्टि में थी। उसने धीरे धीरे अपनी किताब बंद की और दीवार के सहारे बैठ गया। राजू ने सोचा, अगर जेसन की छोटी दुकान सस्ती और अच्छी चीज बन सकती है, तो बड़ी कंपनीज में ऐसी कितनी ही होंगी जो मैंने कभी देखी ही नहीं। यही सोच उसके भीतर पहला आत्मविश्वास जगाने लगी। लेकिन किताब यहीं रुकती नहीं। अगला अध्याय वह खजाना है जिसने दुनिया भर के हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। मैजिक फॉर्मूला। जब अच्छा बिजनेस और सस्ता बिजनेस, इन दोनों को एक ही जगह जोड़ा जाता है, तो एक ऐसी ताकत बनती है जो मार्केट को लगातार हरा सकती है। राजू किताब बंद करते हुए आंखों में चमक महसूस करता है। अगर मैं यह फॉर्मूला सही से समझ गया तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। वह खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं। मेरी सोच में क्लैरिटी आ रही है, मैं सीख रहा हूं और एक दिन मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। उस रात राजू साधारण इंसान नहीं लग रहा था। वह अपने एक बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ चुका था। अगले अध्याय में उसे वह चाबी मिलने वाली थी जो उसके जीवन का रुख बदल देगी। मैजिक फॉर्मूला। वह फॉर्मूला जिसने न सिर्फ किताब लिखने वाले जोएल ग्रीनब्लेट को, बल्कि दुनिया के कई निवेशकों को लौटाया है अद्भुत सफलता। और राजू इस बार पूरी तैयारी के साथ उसे अपनाने वाला था। चैप्टर 5। मैजिक फॉर्मूला का जन्म। 2 नंबर जो राजू का खेल पलट देते हैं। शाम के करीब 7 बजे थे। ऑफिस से लौटते हुए राजू बस में बैठा था, पर आज उसकी आंखें थकी नहीं थीं। उसके भीतर ऊर्जा थी, जैसे कोई नया रास्ता खुलने वाला हो। पिछले 3 अध्यायों में उसने 2 बड़ी बातें समझ ली थीं। अच्छा, बिजनेस क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। सस्ता बिजनेस कैसे पहचाना जाता है? अर्निंग्स यील्ड। पर वह जानता था कि असली खेल अभी बाकी है। किताब का नाम ही कहता है, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। तो कुछ तो है जो मार्केट को लगातार हराता है। घर पहुंचते ही उसने एक गिलास पानी रखा, अपनी पुरानी मेज पर किताब खोली और 5वां अध्याय शुरू किया। अध्याय शुरू होते ही लेखक जोएल ग्रीनब्लैट एक ऐसी बात कहते हैं जो राजू को अंदर तक हिला देती है। अगर आप अच्छा बिजनेस सस्ती कीमत पर खरीद लें, तो यही कॉम्बिनेशन मार्केट को हराने का सबसे सरल तरीका है। राजू ने धीरे धीरे किताब बंद की। वह दीवार को घूरता रहा। ये लाइन उसके भीतर उतर रही थी। फिर उसने किताब दोबारा खोली और आगे पढ़ने लगा। लेखक बताते हैं कि मैजिक फॉर्मूला 2 सिंपल आइडियाज को जोड़कर बनता है। अच्छा बिजनेस, उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल। सस्ता बिजनेस, उच्च अर्निंग्स यील्ड। और इन दोनों को जब एक साथ रैंकिंग में रखा जाता है तो निकलती है मैजिक फॉर्मूला लिस्ट, यानी दुनिया का सबसे आसान इन्वेस्टिंग तरीका, फिर भी इतना शक्तिशाली कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को भी पीछे छोड़ देता है। राजू ने अपनी नोटबुक निकाली और बड़े अक्षरों में लिखा, मैजिक फॉर्मूला ऑर्डर अच्छा प्लस सस्ता। उसे याद आया कैसे वह पहले सिर्फ प्राइस देखता था, कभी न्यूज का पीछा करता था, कभी किसी यूट्यूबर की सलाह पर चल पड़ता था, कभी भावनाओं में खरीद बिक्री कर देता था, और आज वह एक ऐसा तरीका समझ रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनाया है। किताब आगे बताती है, मैजिक फॉर्मूला में सैकड़ों कंपनियां को 2 क्राइटेरिया पर रैंक किया जाता है। पहला, रिटर्न ऑन कैपिटल, बिजनेस कितना अच्छा है। दूसरा, अर्निंग्स यील्ड, बिजनेस कितना सस्ता मिल रहा है। फिर दोनों रैंक्स को जोड़कर टॉप 20 से 30 कंपनियां चुनी जाती हैं। राजू ये पढ़कर कांप सा गया। इतना सिंपल? वह खुद से बोला, क्या वाकई मार्केट को हराने का तरीका इतना आसान है? अगर ऐसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वह अचानक खड़ा हुआ, मेज पर नोटबुक फैलाकर रैंडम कंपनियों के रिटर्न और अर्निंग्स यील्ड निकालने लगा। उसकी उंगलियों में जोश था, आंखों में चमक। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पजल जिसे वह 2 साल से हल नहीं कर पा रहा था, आज अचानक उसके सामने खुल गया हो। किताब में आगे लेखक एक बात लिखते हैं जो राजू के दिल पर सीधा असर करती है। मैजिक फॉर्मूला काम इसलिए करता है क्योंकि लोग इसे फॉलो नहीं करते। लोग भावना के गुलाम हैं। फॉर्मूला इमोशन नहीं मानता, सिर्फ मैथ। राजू ने किताब को सीने पर रख लिया।
उसे लगा कि उसके 3 महीने के दर्द, मार्केट से हार की रातें, फियर, एंग्जाइटी, सबका जवाब आज उसके हाथ में है। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं डिसिप्लिन रखूं, अगर मैं फॉर्मूला पर टिक जाऊं, तो एक दिन मेरे हिस्से की जीत मुझे मिल जाएगी। वह किताब को धीरे से बंद करता है और रात के अंधेरे में अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है। बाहर समाज की चहल पहल है, लोग भाग रहे हैं, जी रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। और वहीं राजू, एक छोटा सा आदमी, पर एक बड़ी सोच लिए अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर चुका है। मैजिक फॉर्मूला उसके लिए सिर्फ एक तरीका नहीं, एक नया विश्वास बन रहा था। पर एक सवाल अभी भी बाकी था। फॉर्मूला समझना एक बात थी, उसे वास्तविक जीवन में लागू करना दूसरी बात। अब राजू को सीखना था इस फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। और यही कहानी अगले अध्याय में खुलकर सामने आएगी। राजू का पहला मैजिक फॉर्मूला पोर्टफोलियो, उसका पहला सचमुच समझदार फैसला, उसकी पहली जीत की शुरुआत। चैप्टर 6, मैजिक फॉर्मूला को रियल लाइफ में अप्लाई करना। राजू का पहला पोर्टफोलियो। अगली सुबह राजू जल्दी उठ गया। आंखें खुलते ही उसे याद आया, मैजिक फॉर्मूला। कल रात जो स्पार्क उसके भीतर जगा था, आज वह एक साफ दिशा बन चुका था। वह चाय का कप लेकर खिड़की के पास बैठा। बाहर लोग ऑफिस की तरफ भाग रहे थे, पर राजू के मन में पहली बार भाग दौड़ नहीं, स्पष्टता थी। उसने नोटबुक खोली और खुद को एक ही वाक्य फिर से पढ़कर सुनाया, अच्छा प्लस सस्ता, मैजिक फॉर्मूला। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब इसे लागू करना है। किताब के अगले हिस्से में लेखक जोएल ग्रीनब्लैट बताते हैं कि मैजिक फॉर्मूला को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। राजू बड़े ध्यान से पढ़ता गया। सबसे पहले कई कंपनियों की लिस्ट बनाओ। हर कंपनी को रिटर्न ऑन कैपिटल के आधार पर रैंक करो। फिर अर्निंग्स यील्ड के आधार पर भी रैंक करो। दोनों रैंक्स को जोड़ो और टॉप 20 से 30 कंपनीज चुन लो। राजू एक पल के लिए रुक गया। यह बहुत आसान लग रहा था और सिंप्लिसिटी ही उसे सबसे मजबूत बनाती थी। उसने लैपटॉप खोला, एक्सेल शीट बनाई और 10-12 कंपनियों से शुरुआत की। पहली कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल मध्यम था, अर्निंग्स यील्ड कम, वह लिस्ट में निचले हिस्से में चली गई। दूसरी कंपनी अर्निंग्स यील्ड ठीक था, पर रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत कम, उसे भी हटाया। तीसरी, चौथी, पांचवी। धीरे धीरे राजू को समझ आने लगा कि हजारों कंपनीज में से बहुत कम ही वास्तव में मैजिक फॉर्मूला को फिट करती हैं। और वह जितना गहराई में जाता गया, उतना ही उसकी नजर तेज होती गई। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आने लगा, जो उसने पिछले 2 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। शाम तक उसने पूरी लिस्ट बना ली थी। उस लिस्ट में कुछ कंपनियां थीं जो पहले उसे बेकार लगती थीं, और कुछ ऐसी थीं जिन्हें वह हमेशा ओवर स्मार्ट समझता था। लेकिन आज नंबर्स ने उसे असली तस्वीर दिखा दी थी। किताब में लेखक बताते हैं, मैजिक फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब आप उससे लॉयल्टी रखें। लोग बीच में घबराकर छोड़ देते हैं, इसलिए फॉर्मूला काम 20 नहीं करता है, लोग नहीं। राजू ने इस बात को दिल में उतार लिया। वह अब भावनाओं से नहीं, लॉजिक से निर्णय लेने वाला था। रात के समय उसने अपने पहले पोर्टफोलियो के लिए 10 कंपनियां चुनी। हर कंपनी उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल और उच्च अर्निंग्स यील्ड वाली। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार पूरी जागरूकता के साथ बाय बटन दबाया। उस पल उसके भीतर अजीब सी शांति थी, न एक्साइटमेंट, न डर, बस क्लैरिटी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। कमरे में धीमी पीली रोशनी थी, पर उसके भीतर एक स्थिर उजाला। उसने खुद से कहा, मैंने पहली बार सोच समझकर निवेश किया है। आज से मैं ट्रेडिंग का शिकार नहीं, इन्वेस्टिंग का खिलाड़ी हूं। किताब आगे बताती है कि मैजिक फॉर्मूला पोर्टफोलियो कम से कम 12 महीने होल्ड किया जाता है, हर साल रीबैलेंस, और यही कंसिस्टेंसी लंबी दूरी की जीत बनाती है। राजू नोटबुक में लिखता है, आज एक नया सफर शुरू हुआ है। मैं खुद को 1 साल दूंगा और अपने डिसिप्लिन से साबित करूंगा कि मैं बदल सकता हूं। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं रोशनी झिलमिला रही थी। शहर तेज था, जिंदगी भागती हुई, पर राजू का मन शांत था। लाइफ में पहली बार उसे लगा कि वह अपनी दिशा खुद तय कर रहा है।
वह उठकर आईने के सामने गया। कुछ देर तक खुद को देखता रहा। एक थका हुआ आदमी जो धीरे धीरे एक बेहतर वर्जन बन रहा था। और उसने धीरे से कहा, एक दिन मैं भी जीतूंगा। पर जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली टेस्ट आने वाला था। मैजिक फॉर्मूला बनाना आसान है, पर उसे निभाना सबसे मुश्किल। अगले अध्याय में राजू अपनी सबसे बड़ी चुनौती से टकराएगा, मार्केट की साइकोलॉजी। मिस्टर मार्केट से असली भिड़ंत, फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और डिसिप्लिन की परीक्षा। और वहीं से तय होगा कि राजू सच में बदला है या फिर वही पुराना डर वापस उसे खींच लेगा। चैप्टर 7, मार्केट साइकोलॉजी। राजू ने अपना पहला मैजिक फॉर्मूला पोर्टफोलियो बना लिया था। वह हर दिन चार्ट्स नहीं देखता था। पहली बार उसे इन्वेस्टिंग में एक शांति महसूस हो रही थी। लेकिन मार्केट शांति का दूसरा नाम नहीं है। एक हफ्ते बाद सुबह ऑफिस पहुंचते ही राजू ने कैजुअली अपना पोर्टफोलियो खोला। उसकी आंखें ठहर गईं। 3 कंपनियां नीचे थीं। एक कंपनी 5% गिर चुकी थी। 2 और लाल निशान में थीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, उंगलियां कांपने लगीं। वही पुराना डर, वही बेचैनी, वही पैनिक धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उसने खुद से कहा, शायद मैंने गलती कर दी, शायद मैं फिर हार जाऊंगा। उसी समय किताब से पढ़ा हुआ एक कैरेक्टर उसके दिमाग में उभर आया, मिस्टर मार्केट। जोएल ग्रीनब्लेड बताते हैं कि मार्केट को एक इंसान की तरह इमेजिन करो, एक बेहद इमोशनल इंसान, कभी ज्यादा खुश, कभी ज्यादा डरा हुआ, कभी बिल्कुल पागल। मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, ये लो आज की कीमत, खरीदो या बेचो, मुझे क्या। उसकी आवाज मीठी भी लग सकती है और खतरनाक भी, पर सच्चाई एक ही है, मिस्टर मार्केट हमेशा पागल होता है। और अगर आप उसकी बातों पर चल पड़े तो आप भी उसके साथ डूब जाते हैं। राजू ने लैपटॉप धीरे से बंद किया। उसने आंखें बंद कीं और वही लेसन याद किया। प्राइस बदलता है, वैल्यू नहीं। लेकिन डर इतनी आसानी से नहीं जाता। शाम को ऑफिस से निकलते हुए राजू मेट्रो स्टेशन की क्राउडेड सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे लगा कि आज वह खुद से लड़ रहा है। उसे एक कोट याद आया जो उसने कहीं लिखा हुआ देखा था, मार्केट में जीतने वाला वही है जिसकी भावनाएं हार नहीं मानती। पर क्या वह वैसा इंसान था? घर पहुंचकर उसने एक गिलास पानी पिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। धीमी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वह बोला, अगर मैं अब भी बेच दूं तो क्या यह डर की जीत होगी? उसी समय उसके फोन पर विवेक का मैसेज आया, राजू याद रख, मैजिक फॉर्मूला प्राइस का खेल नहीं है, यह धैर्य का खेल है। उसने मैसेज को बार बार पढ़ा और बैठकर किताब दोबारा खोली। किताब में लेखक कहते हैं, मैजिक फॉर्मूला काम इसलिए करता है क्योंकि लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं। वह फॉर्मूला नहीं, उनकी साइकोलॉजी हारती है। राजू की आंखें भर आने लगीं। यह लाइन उसके दिल पर लगी थी। उसने नोटबुक खोली और अपने लिए एक प्रॉमिस लिखा, मैं हारूंगा नहीं, मैं प्राइस नहीं, बिजनेस देखूंगा, मैं वॉलेटिलिटी नहीं, वैल्यू पर यकीन करूंगा। उसने नोटबुक बंद की और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखते हुए कहा, अगर मैं खुद को नहीं संभाल पाया तो कोई फॉर्मूला मुझे नहीं बचा सकता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की दृढ़ता उभरने लगी। उस रात राजू ने अपने भीतर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं अपने डर पर जीत हासिल करूंगा। आज शुरुआत है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हुआ, अगर वह मिस्टर मार्केट की आवाज पर नहीं चला तो वह वही इंसान बन सकता है जो हमेशा बनने का सपना देखता था। वह अंदर ही अंदर बोलता है, धैर्य ही असली ताकत है, डर अस्थाई है, पर सक्सेस हमेशा। राजू आज थोड़ा और मजबूत बन गया था, थोड़ा और शांत, थोड़ा और समझदार। और दोस्तों, अगर राजू अपने डर पर काबू पा सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब उसकी कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अगले अध्याय में वह सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी का असली सार सीखने वाला था। लंबी दूरी की जीत, डिसिप्लिन और राजू का अंतिम रूप, उसका बेस्ट वर्जन। चैप्टर 8,
लॉन्ग टर्म वेल्थ डिसिप्लिन एंड रियल सक्सेस। साल लगभग पूरा होने वाला था। बारिश के बाद की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और राजू अपने कमरे में बैठा एक सही समय का इंतजार कर रहा था। वह समय जब उसे अपने मैजिक फॉर्मूला पोर्टफोलियो को 1 साल बाद दोबारा देखना था। पहले यह हर दिन पोर्टफोलियो खोलता था, अब 1 साल में पहली बार देखने जा रहा था। यही उसका सबसे बड़ा बदलाव था। उसने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, 1 साल तक डिसिप्लिन, कोई पैनिक नहीं, कोई अननेसेसरी ट्रेड नहीं, सिर्फ पेशेंस। उसने धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद था जब वह हर छोटी गिरावट पर टूट जाता था, हर लाल निशान पर घबरा जाता था। आज वह वही इंसान नहीं था। लैपटॉप खोला गया, स्क्रीन जली, कर्सर पोर्टफोलियो पर गया और फिर राजू की आंखें थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गईं। उसका पोर्टफोलियो लाल भी था और हरा भी। कुछ कंपनियां गिरी थीं, कुछ छड़ी थीं और कुछ ने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दिए थे। लेकिन सबसे खास बात, कुल मिलाकर वह प्रॉफिट में था। बहुत बड़ा नहीं, पर स्थिर, साफ और सबसे जरूरी, अर्न्ड विद डिसिप्लिन। राजू ने गहरी सांस ली। एक सुकून उसके भीतर उतर गया। उसने खुद से कहा, कमाया कम नहीं, कमाया साफ है, कमाया समझकर है, कमाया बिना डर के है। फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मार्केट में असली कमाई पैसे की नहीं, दिमाग की जीत की होती है। और आज उसने अपना दिमाग जीत लिया था। किताब के लिखे कपड़े में उसका सफर अब साफ दिख रहा था। पहला अध्याय, कंफ्यूजन। दूसरा, वैल्यू बनाम प्राइस। तीसरा, अच्छा बिजनेस। चौथा, सस्ता बिजनेस। पांचवा, मैजिक फॉर्मूला। छठा, पहला पोर्टफोलियो। सातवां, साइकोलॉजी की लड़ाई। आठवां, असली जीत। राजू अब वह आदमी नहीं था जो चार्ट देखकर डर जाता था। वह आदमी भी नहीं था जो किसी और की बात पर इमीडिएटली ट्रेड करता था। वह अब धैर्य वाला, सोच विचार वाला, वैल्यू समझने वाला और लंबे समय की वेल्थ बनाने वाला इंसान बन चुका था। उसने महसूस किया, असली अमीरी पैसे से नहीं, सही फैसलों से आती है। वह खिड़की के पास गया, दूर शहर की रोशनियों को देखा और धीरे से बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, गर्व की, सीख की और बदल चुकी जिंदगी की। क्योंकि राजू की कहानी सिर्फ राजू की नहीं थी, हर उस इंसान की थी जो रात को चार्ट्स देखकर डरता है, हर उस इंसान की जो बिना सही ज्ञान के ट्रेड करता है, और हर उस इंसान की जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है पर रास्ता नहीं जानता। मैजिक फॉर्मूला सिर्फ पैसे का फॉर्मूला नहीं था, यह एक जीवन फॉर्मूला था। अच्छा सोचो, सस्ता लो, धैर्य रखो, जुड़कर चलो, और एक दिन जीत आपके दरवाजे पर आएगी। राजू खिड़की से दूर हटकर अपने मेज पर वापस बैठता है। वह नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखता है, यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, अगर राजू जैसा साधारण लड़का डिसिप्लिन से मार्केट को समझकर अपना जीवन बदल सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे भी अंदर वही क्षमता है, मुझे बस शुरू करना है। यही है राजू का अंतिम रूप, उसका बेस्ट वर्जन। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बात बिल्कुल साफ है, आप बदलना चाहते हैं। और सच बताऊं, यही पहला कदम होता है जीत की तरफ। राजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह आपकी कहानी भी हो सकती है। क्योंकि फर्क किसी के पास पैसे, समय या रिसोर्स का नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, सोच बदलने से। शायद आप भी कभी देर रात चार्ट्स देखते हो, शायद लॉसेस ने आपको भी हिला दिया हो, या शायद आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। लेकिन आज इस ऑडियो बुक के बाद आपके पास वह क्लैरिटी है जो राजू के पास कभी नहीं थी। अब आप जानते हैं अच्छा बिजनेस कैसा होता है, सस्ता बिजनेस कैसे पहचानते हैं, मैजिक फॉर्मूला कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, कैसे खुद की साइकोलॉजी पर जीत पाते हैं। अब अगला कदम आपका है। हाँ, सिर्फ आपका। अगर राजू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर उसने डर पर जीत पाई तो आप भी पा सकते हैं। अगर उसने अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदल दी तो आप भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। और शायद 1 साल बाद आप भी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर यही कहें, यह तो बस शुरुआत थी। अब एक छोटी सी गुजारिश है,
अगर आपको यह कहानी, यह सीख और यह पूरा ऑडियो बुक फॉर्मेट दिल से अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था और आपने क्या सीखा। और अगर आप ऐसी ही सीधी, सच्ची, आंख खोल देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करो। आपका एक क्लिक इस तरह की और बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाता रहेगा। याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और आपने वह कदम आज उठा लिया है। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।